नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम ग्राम पंचायत अधिकारी यानी जो वीपीओ की आपकी परीक्षा होने वाली है, उसमें एक टॉपिक दिया गया है संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947। इसके 2 सेट हम लोग कर चुके थे। साथ ही साथ इसकी अगर आपने थ्योरी क्लास नहीं देखी है, तो लगभग 2 से ढाई से 3 घंटे की वीडियो मैंने आपको प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करा दी है। उसमें संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 की जितनी भी महत्वपूर्ण धाराएँ हो सकती हैं, सभी की उसमें चर्चा की गई है। तो इसके जो सेट हैं 200 एमसीक्यूज़ के सीरीज़, उसके 2 सेट हम लोग कर चुके हैं। सेट 1 और सेट 2 इसको भी मैंने प्लेलिस्ट में आपको डाल रखा है। ये आपका जो आज का वीडियो है वो इसका सेट नंबर 3 है, ठीक है? इसकी जो महत्वपूर्ण धाराएँ पूछी जा सकती हैं आपके एग्ज़ाम में, तो उनका एक संकलन किया गया है। साथ ही साथ अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए इस वीडियो की, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, वीडियो को शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1947 अधिनियम का ये सेट नंबर 3 है और इससे पहले हम लोग सेट नंबर 2 कर चुके हैं, यानी 1 भी कर चुके हैं और 2 भी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 55 तक हम लोगों ने कर लिए थे। 56 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखो, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 37 गा के आधार पर निम्नलिखित में से किसे अधिकार है कि वह पंचायत के द्वारा अगर कोई टैक्स लगाया जाता है, उपशुल्क लगाया जाता है या शुल्क लगाया जाता है तो उसे पूर्णतः या अंशतः छूट दे सके। कौन-सा है? यानी आपसे केवल इतना पूछा है कि ये अथॉरिटी कौन-सी है कि अगर कोई ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में कोई शुल्क लगाता है, कोई उपशुल्क लगाता है, तो ये अथॉरिटी उसे पूर्णतः या फिर अंशतः माफ़ कर सकती है। ये अथॉरिटी है राज्य सरकार, ठीक है? और ये सब किस धारा में वर्णित है? तो आप बताओगे 37 का गा। बात समझ पा रहे हो? तो ये धारा भी याद रखो। धारा 37 के गा में क्या वर्णित है? इसमें कहा गया है कि अगर कोई पंचायत अपने क्षेत्र में कर, शुल्क, उपशुल्क लगाती है, तो राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह इसे पूर्णतः या फिर अंशतः माफ़ कर सकती है। ठीक है? अच्छा, इसी में एक अ, धारा है, आप यहाँ पर समझो। इसी में एक धारा है 38। ये क्या कहती है? ये कहती है आदेयों की वसूली वसूली और निधि तथा लेखों की अभिरक्षा लेखों की अभिरक्षा। आपसे अगर केवल इतना पूछते कि 1947 ये मैं बात कर रहा हूँ अधिनियम 1947 की। आपसे केवल अगर इतना पूछते कि 1947 अधिनियम की किस धारा में आदियों की वसूली, निधि और लेखों की अभिरक्षा का वर्णन है, तो आप बताओगे 1947 की धारा है 38, ठीक? लेकिन वहीं अगर आपसे थोड़ा-सा परिवर्तन करें और आपसे पूछे कि धारा 38 के तहत आदियों की वसूली, निधि और लेखों की अभिरक्षा, इन सब का इनका प्रबंध करने का अधिकार किसका है? प्रबंध करने का अधिकार ये किसके पास है? तो आप बताओगे प्रबंध करने का अधिकार है ग्राम पंचायत के पास, ठीक है? प्रबंध करने का अधिकार ग्राम पंचायत को है। अच्छा, वापस आओ क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दूसरा जो ऑप्शन आपका दिया है भूमि प्रबंधक समिति। तो यहाँ से देखो, भूमि प्रबंधक समिति देखो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, अब लगभग-लगभग नज़दीक ही है आपका एग्ज़ाम, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में मैं अधिनियम 1947 इसके बारे में मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। लेकिन अब बात होती है रिवीजन की, कितना आप अधिक से अधिक रिवीजन कर पाते हो, ठीक है? तो ये आपका पूरा रिवीजन सेगमेंट चल रहा है। जो भी कोई कुछ भी टर्म्स आएँगे ऐसे, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, उनकी जितनी भी धाराएँ हैं, सारी की सारी धाराएँ आपके ऑन बोर्ड पर होनी चाहिए, ठीक है? तो चलो, भूमि प्रबंधक समिति को उठाओ और जितनी धाराएँ हो सकती हैं, 2 से 3 धाराएँ, उनको आप रिवाइज़ करो ज़रा। भूमि प्रबंधक समिति, ठीक? यहाँ से 3 धाराएँ आपको एज़ इट इज़ रटी होनी चाहिए। बाकी धाराएँ मैं और एक्स्ट्रा आपको बता चुका हूँ। 3 धाराएँ कौन-कौन सी हैं? सबसे पहले भूमि प्रबंधक समिति की परिभाषा, ये किस धारा में है? दूसरा, भूमि प्रबंधक समिति की स्थापना, इसका वर्णन कहाँ है? और भूमि प्रबंधक समिति के कार्य, इसका वर्णन कहाँ है? बस इतनी सी बात है। तो ये 3 धाराएँ आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए। सबसे पहले मुझे बताओ परिभाषा कहाँ पर है? परिभाषा आप बताओगे धारा 2 का भा, ठीक है? भूमि प्रबंधक समिति की स्थापना, इसका वर्णन कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? कौन-सी धारा है? धारा है 28 का क। भूमि प्रबंधक समिति के कार्य आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? तो आप बताओगे 28 का ख। और एक धारा है, धारा 28 का ग, इसके बारे में मैंने विस्तारपूर्वक बताया है कि भूमि प्रबंधक समिति का अगर कोई सदस्य है, कोई अधिकारी है, कोई कर्मचारी है, तो ऐसी स्थिति में वो भूमि प्रबंधक समिति से जो भी पट्टे वगैरह होते हैं, उनमें लाभ नहीं ले सकता है, ठीक है? कलेक्टर की अनुमति से।
तो खैर ये 3 धाराएँ आपको रटी होनी चाहिए। भूमि प्रबंधक समिति की परिभाषा कहाँ पर है? भूमि प्रबंधक समिति की स्थापना कहाँ पर है? और इसके कार्य कौन-कौन से हैं? वापस आओ, जिला पंचायत के बारे में भी तीसरे ऑप्शन में आपको दे रहा है। तो इसमें देखो ज़रा, जिला पंचायत के बारे में, देखो, जिला पंचायत, इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो आप एक अधिनियम उठाओगे 1961, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत से संबंधित ये अधिनियम है, ठीक है? जिला पंचायत के बारे में इस अधिनियम में वर्णन दिया गया है, तो यहाँ से भी आपको 3-4 धाराएँ हैं जो आपको एज़ इट इज़ याद रखनी है। कौन-कौन सी हैं? धारा, अब अधिनियम बदल गया है, ध्यान दीजिएगा, 1947 नहीं है, अब अधिनियम है 1961। धारा 17 याद होनी चाहिए, धारा 18 भी याद होनी चाहिए, धारा 18 का भी आपको पता हो, और एक धारा है धारा 18 का खा, ये भी आपको पता हो, ठीक है? ये 4 धाराएँ हैं जो आपको एज़ इट इज़ पता होनी चाहिए। तो ये कौन-कौन सी हैं? इनमें क्या-क्या वर्णन है? आओ ज़रा समझो। धारा 17 में क्या है? धारा 17 में है जिला पंचायत की स्थापना, स्थापना और उसका निगमन, इसका वर्णन है धारा 17 में। 18 में क्या है? जिला पंचायत की रचना, इसका वर्णन कहाँ है? 18 में। 18 के का में आओ, जिला पंचायत, या 1 मिनट रुको, इसे हटा दो। जिला पंचायत में स्थानों का आरक्षण है 18 के का में, तो इसको कैसे लिखेंगे? जिला पंचायत में स्थानों का आरक्षण, ठीक है? एससी, एसटी के लिए आरक्षण यहाँ पर वर्णन दिया गया है। 18 के खा में क्या है? 18 के खा में है, मोस्ट इम्पोर्टेंट धारा है ये, मैं कई बार आपको रिवाइज़ करवा चुका हूँ, ठीक है? जिला पंचायत की निर्वाचक नामावली, निर्वाचक नामावली। तो ये 4 धाराएँ हैं जो आपको 1961 अधिनियम से पता होनी चाहिए जिला पंचायत के संदर्भ में। ये सारी की सारी धाराएँ आप याद रखो, ठीक है? एक जगह लिखो और इनको रिवाइज़ करो। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर है 57, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 कि किस धारा में प्रधान को हटाए जाने का प्रावधान है? बताओ भाई, प्रधान को हटाए जाने का प्रावधान कहाँ पर है? धारा 15 में है क्या? 14 में है? 13 में है? या 14 के खा में है? इसका सही उत्तर होना चाहिए आपका, जो ग्राम पंचायत के प्रधान होते हैं, उन्हें हटाए जाने का प्रावधान आपका है धारा नंबर 14 में, ठीक है? बी पार्ट आपका सही हो जाएगा। अच्छा, इस ये जो धारा 14 है, आओ ज़रा इसको थोड़ा-सा विस्तार पूर्वक समझो। समझो और रिवाइज़ करो थोड़ा-सा। धारा 14, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ये मैं बात कर रहा हूँ अधिनियम 1947 की, ठीक? धारा 14 में क्या है? इसमें है प्रधान को हटाए जाने का प्रावधान, हटाए जाने का प्रावधान। क्लियर बात? अच्छा, प्रधान को हटाए जाने का प्रावधान धारा 14 में है, तो कैसे हटेगा? तो अगर हटेगा, तो प्रधान को हटाए जाने के लिए जो बैठक बुलाई जाएगी, तो बैठक 15 दिन पहले सूचना के द्वारा इसको बैठक को बुलाया जाएगा। तो ये आपसे स्पेसिफिक जो टाइम ड्यूरेशन है, वो पूछ सकता है। ध्यान दो, सबसे पहली बात, बैठक 15 दिन पूर्व सूचना के द्वारा या सूचना देकर बुलाई जाएगी, बुलाई जाएगी। ये केवल और केवल आप इतना याद रखो, 15 डेज़ पूर्व सूचना बुलाई जाती है। इसके बाद जो बैठक होगी उसमें मतदान भी होगा, तो मतदान कितने मेंबर्स अगर कर दें तो प्रधान हट जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, ग्राम सभा, ये ग्राम सभा की बैठक बुलाई जा रही है, ग्राम पंचायत की नहीं है। मैंने धारा 14 को बहुत विस्तार पूर्वक बताया है, आप देखिए प्लेलिस्ट में। ग्राम सभा के उपस्थित और मतदान करने वाले, उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य हैं, सदस्यों का 2/3 बहुमत, ये याद रखो, बस इतनी सी बात। यही कन्फ्यूज़न होता है आमतौर पे। 2/3 बहुमत से प्रधान हटा दिया जाएगा, ठीक है? प्रधान हटा दिया जाएगा। यहाँ तक बात समझ पा रहे हैं? तो कुल मिला के बैठक कितने दिन पहले बुलाई जाएगी? 15 दिन पहले सूचना देके बुलाई जाएगी, भाई प्रधान को हटाया जाना है, आप आ जाइए। इसके बाद जब बैठक में आ जाएँगे, तो 2/3 बहुमत से प्रधान को हटाया जाएगा, यानी अगर 2/3 बहुमत से कम है, तो प्रधान नहीं हटाया जाएगा। लेकिन अगर 2/3 बहुमत या उससे ज़्यादा बहुमत हुआ, तो फिर प्रधान हटा दिया जाएगा। अब वापस आओ, क्वेश्चन नंबर 57 में ए ऑप्शन में धारा 15 दिया है, ये क्या है? धारा 15 देखो,
इसी में एक धारा दिया है, धारा है 15। ये क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, धारा 15 में दिया है ग्राम पंचायत के कृत्य। ग्राम पंचायत के कृत्य, ठीक है। ग्राम पंचायत के कौन-कौन से कृत्य होते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट, कि बताओ भाई ग्राम पंचायत के कृत्य कौन-कौन से हैं, तो आप बताओगे धारा नंबर 15। अच्छा, एक बात और समझो, एक धारा है, धारा 15 का रिवाइज़ करो फटाक से। क्या था इसमें? इसमें मैंने बताया था कि योजनाएँ तैयार करता है ग्राम पंचायत। योजना को तैयार करना, ग्राम पंचायत प्रति वर्ष जो पंचायत क्षेत्र है, उसके लिए विकास योजनाएँ तैयार करता है। यानी कि धारा 15 के काम में क्या है? ग्राम पंचायतें प्रतिवर्ष पंचायत क्षेत्र के लिए पंचायत क्षेत्र के लिए विकास योजनाएँ तैयार करती हैं, विकास योजनाएँ बनाती हैं। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? हाँ, धारा 15 याद रखो। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान स्थित है? बताओ भाई। उत्तर प्रदेश के किस जिले में है राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान? हरदोई में है, शाहजहांपुर में है, पीलीभीत में है या फिर कन्नौज में है? आंसर होगा ये है हरदोई में। अच्छा, इसमें 2-3 संस्थान हैं जो पंचायती राज से संबंधित हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ कि राज्य स्तरीय राज्य स्तरीय पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, ये कहाँ पर है बताओ? ये है हमारे लखनऊ में, ठीक? ये तो एक संस्थान हो गया, याद रखोगे आप। दूसरे संस्थान को भी आप याद रखो, मैंने लिखा पंडित दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, विकास संस्थान। ये कहाँ पर है? ये भी है लखनऊ में, ठीक? इनकी स्थापना कब हुई थी, मैं ये सब आपको बता चुका हूँ। अच्छा, तीसरे संस्थान को उठा लो जरा। पहला कौन सा था? राज्य स्तरीय पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान, ये भी लखनऊ में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, ये भी लखनऊ में है। एक मुझे बताओ, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, ये कहाँ पर है? तो आप बताओगे ये है हैदराबाद में, ठीक है? ये 3 संस्थान याद रखो जो पंचायती राज और ग्रामीण विकास संस्थान से संबंधित है, ठीक? वापस आओ। उत्तर प्रदेश में राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण और सर्वेक्षण संस्थान, ये कहाँ पर है? तो आप बताओगे ये है हरदोई में। और ये संस्थान याद रखो, राज्य स्तरीय पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, ये भी लखनऊ में है, और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, ये है हैदराबाद में। नेक्स्ट देखो 59, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कृत्यों का संपादन करती है? बताओ भाई। ग्राम पंचायतों के कृत्य कौन से हैं? लघु सिंचाई, जल व्यवस्था और जल आच्छादन विकास, ये ग्राम पंचायत का कार्य है, ठीक है? नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि पशुपालन, दुग्ध उद्योग और कुक्कुट पालन, ये भी है कार्य, बिल्कुल। तीसरे में देखो, ग्रामों में मत्स्य पालन का विकास करना, ये भी कार्य है। यानी उपर्युक्त सभी कार्य हैं, हाँ, उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत के। और ये कार्य हैं किस धारा में? कौन सी धारा है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं पीछे आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 60, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से कौन से कृत्यों को संपादित करती है? तो बताओ। सड़कों और सार्वजनिक भूमि के किनारों पर वृक्षारोपण करना, उनका परीक्षण करना, हाँ ठीक है। लघु वन उत्पादों की प्रोन्नति और विकास करना, हाँ ये भी सही है। लघु उद्योगों के विकास में सहायता करना, हाँ ये भी सही है, ठीक है। ये 4 के 4, ये 3 के तीनों सही हैं, अर्थात हमारे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से कौन से कृत्यों को संपादित करती है? ये आपको कृत्य दिए गए हैं। कुटीर उद्योगों की प्रोन्नति करना, ये काम है ग्राम पंचायत का। ग्रामीण आवास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना, ये भी कार्य है। और ग्रामीण कला और शिल्पकारों की प्रोन्नति करना, ये भी कार्य है। तो मैंने आपको 30 कार्य बताए थे उत्तर प्रदेश पंचायती राज के, ठीक? तो ये 30 कार्य मैंने आपको प्लेलिस्ट पूरी की पूरी लिस्ट आपको बताई थी, जो 2 से ढाई घंटे का वीडियो आपका 1947 अधिनियम का पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में। आप उसे जाके देख सकते हो। इसमें सभी सही हो जाएँगे, ठीक है? हाँ, अच्छा, अब एक बात समझो, ये तो मैं बात कर रहा हूँ कि ग्राम पंचायत के कृत्य। अच्छा, अगर यहीं आपसे पूछ दे कि अधिनियम 1961 में
क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के कृत्य कहाँ-कहाँ हैं? क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के कृत्य बताओ। तो आप क्या बताओगे? ये तो मैं आपको बताया हूँ ग्राम पंचायत के कृत्य और वो मैंने बताया है अधिनियम 1947 के तहत। अब अधिनियम 1961 के तहत आप क्षेत्र पंचायत के कृत्य बताओ तो आप एक धारा उठाओगे। ये कौन-सी धारा है? धारा है 32। भूलना नहीं है, ध्यान दीजिएगा। धारा 32 में क्या वर्णन है? अधिनियम 1961 की मैं बात कर रहा हूँ। धारा 32 में क्या वर्णन है? इसमें वर्णन है क्षेत्र पंचायत के सामान्य अधिकार और कृत्य। ठीक? एक धारा और उठाओ, धारा है 33। इसमें क्या वर्णन है? धारा 33 में वर्णित है जिला पंचायत के सामान्य अधिकार और कृत्य। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ग्राम पंचायत के अधिकार कहाँ पर हैं? तो आप बताओगे धारा 15। ये है अधिनियम 1947, 1947। वहीं अगर आपसे पूछा जाए क्षेत्र पंचायत के अधिकार और कृत्य कहाँ पर हैं? तो आप बताओगे धारा 32। अधिनियम 1961 की अब बात हो रही है। आपसे पूछा जाए जिला पंचायत के कृत्य कहाँ पर हैं? तो आप बताओगे धारा 33, अधिनियम 1961 की बात हो रही है। ठीक है यहाँ तक? क्लियर है? तो इनमें आप कन्फ्यूज़ मत होना। ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 62 निम्नलिखित में से कौन से कृत्य हैं जो राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को समनुदेशित किया जा सकता है? कौन से कृत्य हैं जो राज्य सरकार के द्वारा ग्राम पंचायतों को समनुदेशित किया जा सकता है? तो पंचायत क्षेत्र में स्थित किसी वन की व्यवस्था रखना और अनुरक्षण करना, ठीक है? पंचायत क्षेत्र के अंदर स्थित सरकार की बंजर भूमि, उसके बारे में देख-रेख करना और किसी कर या भू राजस्व का संग्रह और संबंधित अभिलेखों का अनुरक्षण करना। तो ये सारे के सारे सही हैं। डी पार्ट हमारा सही हो जाएगा। ठीक है? हाँ, देखो क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम की धारा 99 के तहत ध्यान दो, अब 99 धारा उठाओ। कह रहा है कि धारा 99 के तहत यदि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत की संपत्ति को उसकी स्वीकृति या विधिपूर्ण अधिकार के बिना हटाएगा या हस्तक्षेप करेगा, तो उसे कितने रुपए तक का अर्थदंड दिया जा सकता है? अर्थदंड पड़ सकता है, ठीक है? मैक्सिमम की बात हो रही है, मैक्सिमम 1000 रुपए तक का अर्थदंड पड़ सकता है। पहला वाला सही होगा और ये सब किस धारा में वर्णित है? धारा है 99। आओ जरा एक बार समझ लेते हैं इस धारा को। मैं बात अधिनियम 1947 की कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एक्ट 1947 की, ठीक है? क्या है इसमें? इसमें एक धारा है 99 जो मैं अभी इससे संबंधित इस क्वेश्चन को मैं देख रहा हूँ। धारा 99 ये धारा क्या कहती है? ये धारा कहती है कि अगर ग्राम पंचायत की संपत्ति को कोई बिगाड़ता है, संपत्ति को बिगाड़ने पर शास्ति यानी कि पेनाल्टी लगाने का अधिकार, ठीक है? ग्राम पंचायत की संपत्ति को अगर कोई बिगाड़ता है तो उसे उससे उसके ऊपर शास्ति लगाने का भी अधिकार है। तो ऐसी स्थिति में जैसे सपोज़ करो कोई खड़ंजा ये बिछा है, ठीक है? कोई व्यक्ति है जो इसको उखाड़ दे या कोई पोल है जो स्ट्रीट लाइट है, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगी है। यदि कोई व्यक्ति इस पर क्षति पहुँचाए तो उसे अधिकतम 1000 रुपए तक का जो जुर्माना है वो लगाया जा सकता है। इनको हटा दें यहाँ से, तो ऐसी स्थिति में अधिकतम 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो यही आपसे कह रहा है कि धारा 99 के तहत यदि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत की संपत्ति को उसकी स्वीकृति ग्राम पंचायत की अगर स्वीकृति है तो ठीक है। लेकिन अगर ग्राम पंचायत की स्वीकृति नहीं है, तो इसकी स्वीकृति या विधिपूर्ण अधिकार के बिना अगर उसे हटाया जाएगा, उसमें हस्तक्षेप किया जाएगा, खराब कर दे, उसमें तोड़-फोड़ कर दे या सपोज़ करो पोल यहाँ से उठा के वहाँ कर दे, तो हस्तक्षेप करेगा तो उसे कितने रुपए का अर्थदंड देना पड़ सकता है? 1000 रुपए का, ठीक है? हाँ, अब इसी में कई सारी धाराएँ और हैं, जैसे ये तो धारा 99 हो गई। एक धारा और आपने पढ़ी होगी, धारा 102 ये धारा किस बात की बात करती है? ये धारा कहती है अपील के बारे में। सपोज़ करो ग्राम पंचायत ये कोई व्यक्ति था, ठीक? आप यहाँ पर समझो, धारा 102 ये किसकी बात करता है? ये बात करता है अपील की। कैसी अपील? सपोज़ करो ये कोई व्यक्ति है, ठीक? हुआ क्या कि इस व्यक्ति के ऊपर ग्राम पंचायत के द्वारा कुछ पेनल्टी लगा दी गई, कुछ शास्ति लगा दी गई।
अब होगा क्या, ये व्यक्ति उस इन ग्राम पंचायत के द्वारा लगाई गई पेनाल्टी से ये क्षुब्ध है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में होगा ये कि जिस तारीख को निर्देश दिया गया है, उसके 30 दिन के अंदर-अंदर ये जाएगा विहित प्राधिकारी के पास, और जो विहित प्राधिकारी होगा उस पर अपनी अपील करेगा कि हमारे खिलाफ ग्राम पंचायत ने ऐसे-ऐसे आरोप लगाए हैं, जो कि बेबुनियाद हैं। तो फिर विहित प्राधिकारी उस पर सुनवाई करेगा, ठीक है? तो यहाँ आपके मतलब का जो बात है, वो ये है कि कोई भी व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के द्वारा दिए गए निर्णय से क्षुब्ध हो, वो किस धारा के तहत विहित प्राधिकारी के पास अपील कर सकता है? तो आप बताओगे 102, ठीक है? अच्छा, कितने दिन के अंदर-अंदर उसे ये अपील करनी पड़ेगी? तो आप बताओगे 30 डेज़ के अंदर-अंदर। बाकी कोई बात आप याद रखने लायक नहीं है आपके लिए, ठीक है? हाँ, फिर से समझ लो, कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत के द्वारा दिए गए निर्णयों से यदि क्षुब्ध है, तो वो विहित प्राधिकारी के पास किस धारा के अंतर्गत अपील करेगा? तो आप बताओगे 102। कितने दिन के अंदर-अंदर करेगा? तो ग्राम पंचायत जब निर्देश देगी, उस निर्देश से 30 दिन के अंदर-अंदर। ठीक है यहाँ तक? हाँ, नेक्स्ट देखो, ये कौन-सा क्वेश्चन था? ये था 63। अब आ जाओ 64 में। यदि किसी 2 या 2 से अधिक ग्राम पंचायतों के बीच विवाद हो जाए, तो वह किसको निर्दिष्ट कर दिया जाएगा? यानी कि एक ग्राम पंचायत ये है, ठीक? ध्यान देना। और एक ग्राम पंचायत ये है। एक ग्राम पंचायत ये है और एक ग्राम पंचायत ये है। 1 ये 2। अगर इनके मध्य विवाद हो गया, तो कह रहा है कि ये जो झगड़ा है, ये किसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाएगा? वेद प्राधिकारी के पास, जिला पंचायत के अध्यक्ष के पास, राज्यपाल के पास या नन ऑफ दीज़? तो ये जो झगड़ा है, ये जाएगा विहित प्राधिकारी के पास, ठीक? विहित प्राधिकारी। और इसमें कौन-सी धारा है? धारा है 109। 109, 109 में कहा गया है कि ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत, नगर पालिका के मध्य अगर झगड़े होते हैं, तो वो विहित प्राधिकारी के पास जाएँगे और उसका निर्णय अंतिम होगा। ठीक है? तो ख़ैर, इसमें आप ये बात याद रखो, विहित प्राधिकारी इन झगड़ों को निपटान करेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आप के लिए एक जानकारी दे दूँ, आप अगर यूपी स्पेशल की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, यूपी आरओ-एआरओ हो या फिर उत्तर प्रदेश या यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जारी की गई कोई भी परीक्षा की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। अभी इस समय ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए लगातार क्लासेस चलाई जा रही हैं हमारे चैनल पर, जिसमें आपको ये सारी क्लासेस मिलेंगी। संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 की जो भी समस्त धाराएँ हैं, उत्तर प्रदेश की जो परिप्रेक्ष्य में आपकी योजनाएँ पूछी जानी है, 20 क्वेश्चन्स आएँगे 20 अंक के, तो वो सारी योजनाएँ लगभग मैंने कवर कराई हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए भी कई सारी क्लासेस प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, आप उनको देख सकते हो, जैसे बजट 2024-25, उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स मैं मंथली कवर करवा रहा हूँ, और जूनियर असिस्टेंट और यूपी ट्रिपल एससी में जो एक कॉमन सिलेबस है कंप्यूटर का, तो वो भी आप हमारे यहाँ से देख सकते हो। इनकी आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, ठीक है? वहाँ से आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ डेली क्विज़ चल रही हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी, वीपीओ की परीक्षा के लिए और जूनियर असिस्टेंट के लिए भी डेली क्विज़ सुबह 9 बजे चल रही हैं। तो आप उनको भी जॉइन कर सकते हो और अपने जो नॉलेज है उसे बूस्ट कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 65। संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109, 109 का के अंतर्गत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख किसकी अभिरक्षा में रहते हैं? बताइए भाई। 109 का की बात हो रही है। कह रहा है कि संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 है। इसकी एक धारा है 109 का। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत के जो भी अभिलेख हैं, वो किसकी अभिरक्षा में रहते हैं? सचिव के, लेखपाल के, प्रधान के या विहित प्राधिकारी के? बताइए। इसका सही उत्तर होना चाहिए सचिव के। ठीक है? हाँ। अब जरा इस धारा को डिटेल में देखो। धारा है 109 का। ये क्या है? मैं बात अधिनियम 1947 की कर रहा हूँ। धारा 109 के का में है क्या? इसका टाइटल क्या है? सबसे पहले आप ये समझो। इसके टाइटल में लिखा है अभिलेखों की अभिरक्षा करना, अभिलेखों की अभिरक्षा और उन्हें प्रमाणित करने का ढंग, उन्हें प्रमाणित करने का ढंग, ठीक? ये बात लिखी है। और इसी में आप जब सब क्लॉज़ 1, 2, 3 में जाओगे, तो उनमें बातें कुछ लिखी हैं। मैं सीरीज़ से नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स बनाए जा सकते हैं, मैं उन बातों को लिख रहा हूँ। जैसे, इसमें एक बात लिखी है
जैसे इसमें एक बात लिखी है कि जो ग्राम पंचायत का सचिव होगा, ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख, ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख उसके सचिव के द्वारा अभिरक्षा में होंगे। उसके सचिव की अभिरक्षा में होंगे। ठीक है? अब जरा वापस आओ अपने प्रश्न में। कह रहा था धारा 109 के का के अंतर्गत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख किसकी अभिरक्षा में होंगे? तो आप बताओगे उसके सचिव की। ठीक है? और ये वर्णन कहाँ पर हमें मिलता है? धारा 109 के का में। ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख किसकी अभिरक्षा में होते हैं? सचिव की। अब दूसरी बात देखो। इसी धारा में 109 के का में है, सपोज करो ये कोई व्यक्ति है। बात समझना। ये कोई व्यक्ति है और ये कोई अभिलेख चाहता है। ये अभिलेख चाहता है। तो सचिव का क्या काम होगा? सचिव का काम ये होगा कि ये देखे कि इसने जो भी अभिलेख चाहता है उसका प्रोसेस किया या नहीं किया। जैसे कोई भी अगर आप पंचायत से अभिलेख चाहते हो तो उसकी कुछ फीस होती है, आपको फीस भरनी पड़ती है। साथ ही साथ उसके लिए आवेदन करना पड़ता है। तो इसने फीस इस व्यक्ति ने फीस और आवेदन भर दिया है। अगर इस व्यक्ति ने फीस और आवेदन भर दिया है तो सचिव का काम क्या होगा? तो सचिव का यहाँ से काम शुरू होगा। सचिव उस व्यक्ति को अभिलेख की प्रतिलिपि दे देगा। प्रतिलिपि दे देगा। ठीक, बात समझ गए? लेकिन क्या अभिलेख की प्रतिलिपि ऐसे ही दे देगा? नहीं, अभिलेख की प्रतिलिपि दे देगा, लेकिन साथ ही साथ उस पर हस्ताक्षर करके, साथ ही साथ उस पर मोहर लगा के। ये हस्ताक्षर और मोहर, ये मोहर कहाँ की लगेगी? ध्यान दीजिएगा, ये होगी ग्राम पंचायत की। तो ग्राम पंचायत की मोहर लगा के इस व्यक्ति को जो भी ये अभिलेख चाहता है, इसे अगर इसने फीस और आवेदन जमा कर दिया है, भर दिया है, तो फिर सचिव का काम होगा कि इसे अभिलेख की प्रतिलिपि दे दे, अपने हस्ताक्षर कर दे, गाँव पंचायत की मोहर लगा दे और ये हो जाता है प्रमाणीकरण। ठीक है? ये प्रमाणित हो जाता है। तो कुल मिला के ये जो टाइटल था अभी आपने पढ़ा है अभिलेखों की अभिरक्षा करना और उन्हें प्रमाणित करने का ढंग, ये सारा का सारा धारा नंबर 109 के का में वर्णित है और ये करने का अधिकार किसका है? ये करने का अधिकार है सचिव का। ठीक है? ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख उसके सचिव की अभिरक्षा में होंगे। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति कोई अभिलेख चाहता है, तो उसे फीस जमा करनी होगी, उसे आवेदन करना होगा और इतना प्रोसेस करने के बाद सचिव का काम ये होता है कि उस व्यक्ति को अभिलेख की प्रतिलिपि दे दे, हस्ताक्षर करके, गाँव पंचायत की मोहर लगा के। ठीक यहाँ तक? तो ये वाला जो क्वेश्चन था, इसका सही उत्तर हो जाएगा सचिव। ठीक है? 65 नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा है 32 का का। इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ठीक है? किससे है? तो 32 के का में क्या है? वित्त आयोग है, भूमि अर्जन का अधिकार है, ग्राम पंचायतों की उधार लेने की शक्ति है या करों शुल्क के आरोपण है। तो कहाँ पर है? इसका वर्णन है वित्त आयोग से। देखो, धारा 32 का इसका संबंध किससे है? 32 के का संबंध है वित्त आयोग से। ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रहा हूँ अधिनियम 1947 की। ठीक है? अधिनियम 1947 की धारा 32 के का में वर्णन है वित्त आयोग से। अच्छा, वित्त आयोग, इस धारा में बहुत सारी बातें लिखी हैं, जैसे वित्त आयोग का गठन कौन करता है, इसमें अध्यक्ष कितने होते हैं, इसमें सदस्य कितने होते हैं, वगैरह वगैरह। मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बता चुका हूँ, एक बार रिवीजन कर लो जरा फटाफट। तो वापस आओ, धारा 32 के का में वित्त आयोग है। अगर आपसे पूछा जाए वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो आप क्या बताओगे? राज्यपाल। ठीक है? राज्यपाल वित्त आयोग का क्या करेगा? गठन करेगा। कब करेगा? प्रत्येक 5 साल में। प्रत्येक 5 साल में इसका गठन होगा। अच्छा, वित्त आयोग में कितने अध्यक्ष होते हैं? तो 1 अध्यक्ष होता है और 2 इसके सदस्य होते हैं। बात समझ गए? अगर ये त्यागपत्र देना चाहें, तो अध्यक्ष और इसके जो सदस्य होते हैं, सदस्य राज्यपाल को संबोधित करके क्या करेंगे? त्यागपत्र देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये छोटी-छोटी बातें हैं जो आपसे स्टेटमेंट में पूछी जा सकती हैं, आपसे वन लाइनर में पूछी जा सकती हैं और गलत नहीं होनी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस गलत हुए तो हाँ, समझ जाओ फिर कि आप कोसों दूर हो गए सिलेक्शन से। ठीक है? धारा 32 का वित्त आयोग है, राज्यपाल गठन करेगा 5 साल में, 1 अध्यक्ष, 2 सदस्य, अध्यक्ष सदस्य ये अगर त्यागपत्र देना चाहें तो राज्यपाल को संबोधित करेंगे और ये त्यागपत्र दे देंगे। फिर इसके बाद वित्त आयोग की जो भी रिपोर्ट होगी, उसे
विधानमंडल की दोनों सदनों में रखवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? वो भी राज्यपाल की होती है। तो राज्यपाल वित्त आयोग के द्वारा दी गई प्रत्येक सिफारिश को राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में रखवाता है। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? हाँ। अच्छा, अब पीछे आओ, जरा वापस आओ। भूमि अर्जन करने का अधिकार, ये किस धारा में है? संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम की कौन-सी धारा है, जहाँ पर भूमि अर्जन करने का अधिकार है? धारा है 33। ग्राम पंचायतों की उधार लेने की शक्ति कहाँ पर है? तो आप बताओगे धारा है 36। मैंने ये सारी धाराएँ करवाई हैं, अब आपको याद भी हो गई होंगी। अगर नहीं याद हुई हैं, तो याद करिए इनको। करों और शुल्क का आरोपण ये कहाँ पर है? तो आप बताओगे धारा नंबर है 37। ठीक है? अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है आपके पास कि आप अब नोट्स बनाइए। नहीं, वीडियो को देखिए, बार-बार देखिए। अब केवल और केवल रिवीजन का टाइम बचा है। ठीक है? जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो, उतना ही आपके लिए लाभप्रद होगा। नेक्स्ट देखो 67। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की किस धारा में ग्राम प्रधान के निर्वाचन का उल्लेख है? रिवाइज करो, मैंने ये क्वेश्चन कराया भी है पहले। ठीक है? इसका रिवाइज करो। धारा 11 में है या 11 खा में है, 11 12 चा में है या फिर 9 में है? ग्राम पंचायत में जो ग्राम प्रधान होता है, उसका निर्वाचन कहाँ पर है? ये पूछा है। तो इसका निर्वाचन कहाँ पर है? ग्राम पंचायत का प्रधान का निर्वाचन। इसका वर्णन है 11 के खा में। ठीक? 11 का खा। अब जरा वापस आओ नए पेज पर। देखो, पीछे आओ, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? किस धारा में ग्राम प्रधान का निर्वाचन है? हाँ, देखो, ग्राम प्रधानों का निर्वाचन। ठीक? इसके बारे में आपको एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा 1947 अधिनियम का। अधिनियम कौन-सा है? अधिनियम है 1947 और इस अधिनियम का एक अध्याय है 3 का का। बात समझ पाना? बात समझना हमारी। अध्याय है 3 का का। इस 3 के का में एक धारा है। धारा 11 का जो सीरीज़ है, 11 का का, 11 का खा, 11 का गा, 11 का घा। ये पूरी की पूरी सीरीज़ आपको याद होनी चाहिए। पूरी सीरीज़ इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है? मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो 11 की सीरीज़ है, 11 का का, खा, गा, घा, इंगा, चा, छा वगैरह-वगैरह जहाँ तक है, वो पूरी सीरीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसमें से कुछ धाराएँ हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। और ये सब किस अध्याय में है? अध्याय है 3 का का। ठीक? अब इनमें धाराएँ उठाओ 11। 11 का का। क्या है इसमें? ग्राम पंचायत का प्रधान। रिवाइज़ करो ज़रा फटाफट। फिर एक धारा उठाओ 11 का खा। क्या है इसमें? ग्राम पंचायत के प्रधान का निर्वाचन। धारा 11 का का हो गया, खा हो गया, गा मत उठाइए, आप घा में आओ। धारा 11 का घा। ठीक? इसमें क्या है? इसमें है कुछ पदों पर या कुछ पदों को एक साथ धारण करने पर रोक। कौन-कौन से पद हैं जिनको एक साथ धारण नहीं किया जा सकता है, इसके बारे में मैंने चर्चा की है आपको। ठीक है? प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। इसके बाद एक धारा और याद रखो, धारा है 11 का अंगा। क्या है इसमें? इसमें है एक साथ 2 पद धारण करने पर रोक। एक साथ 2 पद धारण करने पर रोक। एक धारा याद रखो, धारा 11 का चा। इसको भी रट्टा मारिए आप। ये क्या है? इसमें है पंचायत क्षेत्र की घोषणा। पंचायत क्षेत्र की घोषणा कौन करता है? तो ये भी आप धारा याद रखो। अब इसमें आपने 11 का जो सीरीज़ है, वो रिवाइज़ करो। अध्याय 3 के का में है ये 11 की सीरीज़, कहाँ पर है? 11 का धारा 11 का का में क्या है? ग्राम पंचायत का प्रधान है। ग्राम पंचायत के प्रधान का निर्वाचन 11 के खा में है। कुछ पदों को एक साथ धारण करने पर रोक या लगाई गई है, ये कहाँ पर? 11 के घा में। एक साथ 2 पद धारण करने पर रोक लगाई गई है, ये है 11 का अंगा में। कौन-कौन से 2 पद हैं? हाँ, इनकी भी चर्चा आप देख सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में जाके। पंचायत क्षेत्र की घोषणा 11 के चा में है। अगर आपसे पूछा जाए कि पंचायत क्षेत्र की घोषणा किस धारा के तहत होती है, तो बताओगे 11 की चा में। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? हाँ, तो क्वेश्चन में वापस आओ 67। कह रहा है किस धारा में ग्राम पंचायत के निर्वाचन का प्रावधान था? तो कौन-सी धारा थी? यहाँ से देखो ज़रा आप। 11 का खा में है ग्राम पंचायत के प्रधान का निर्वाचन। ठीक है? 11 का खा हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 68। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा सही सुमेलित नहीं है? बताइए भाई।
ग्राम पंचायतों की सदस्यों की अनर्हता ये कहाँ पर है? ये अध्याय दिए हैं, ठीक है? अध्यायों में आपको डिस्कस करना है। ग्राम पंचायत के सदस्यों की अनर्हता कहाँ पर है? अध्याय 2 की का में है क्या? दूसरे में आओ। ग्राम सभा की बैठकें और कृत्य कहाँ पर है? अध्याय 3 में है। भूमि का अर्जन ग्राम निधि अध्याय 5 में है। न्याय पंचायतें अध्याय 7 में है। बताइए भाई। तो ध्यान दो, अध्याय 2 का जो है वो है ग्राम पंचायतों के सदस्यों की अनर्हता, बिल्कुल ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और है, वो है निर्वाचक नामावली। निर्वाचक नामावली, ठीक है? तो ये वाला कथन तो सही है आपका। ग्राम सभा की बैठकें और कृत्य अध्याय 3 में है क्या? हाँ, अध्याय 3 में, ये भी सही है। भूमि का अर्जन और ग्राम निधि अध्याय 5 में है। तो अध्याय जो 5 है वो है भूमि का अर्जन, ग्राम निधि और साथ ही साथ संपत्ति। इसका वर्णन अध्याय 5 में है। न्याय पंचायतें ये हैं अध्याय 7 नहीं है, ना गलत हो गया। यही गलत है। न्याय पंचायतें हैं अध्याय 6 में, ठीक? तो फिर अध्याय 7 में क्या है? अध्याय 7 में है बाह्य नियंत्रण, ठीक है? इनको बार-बार रिवाइज़ करिए। ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि बहुत हल्के क्वेश्चंस हैं। इनको जटिल मत मानिए, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो। अच्छा, इसमें एक अध्याय दिया है क्या? 3 का। इसमें एक अध्याय और याद रखो, काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक अध्याय है अध्याय, ये है 3 का। क्या है इसमें पता है आपको? अध्याय 3 के का में है ग्राम पंचायत, ठीक है? ये भी याद रखो। नेक्स्ट देखो 69 संयुक्त राज्य पंचायती राज अधिनियम की कौन-सी धारा है जो न्याय पंचायत को परिभाषित करती है? फिर से समझो, संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 की बात हो रही है। इसकी कौन-सी धारा है जो न्याय पंचायत को परिभाषित करती है? कौन-सी धारा है बताइए? न्याय पंचायत को परिभाषित करने वाली धारा है 2 का, 2 का गा, अंगना या फिर जा? बताइए। इसका सही उत्तर होगा 2 का का। देखो जरा, न्याय पंचायत से संबंधित 2-4 बातें जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। न्याय पंचायत, ठीक है? देखो, सबसे पहले यहाँ से एक धारा उठाओ, 2 का। ये किसकी बात हो रही है? अधिनियम 1947 की बात हो रही है। 2 के का में क्या है? न्याय पंचायत की परिभाषा, ठीक? एक धारा याद रखो, धारा है 42, क्या है? न्याय पंचायत की स्थापना। बहुत अंदर तक आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बस ऊपर के टाइटल्स पता होने चाहिए और जो अंदर तक पढ़ने की आवश्यकता है, वो है ग्राम पंचायतें। इनकी बैठक 1 साल में कितनी होती हैं, प्रधान को हटाना है, तो वहाँ आपको अंदर तक पढ़ना है, ठीक है? यहाँ अंदर तक जहाँ-जहाँ पढ़ना है, मैंने आपको बता दिया है। प्लेलिस्ट में जाइए, आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हो, ठीक है? फिलहाल ऊपर के जो टाइटल्स होते हैं, वो धाराएँ आपको याद करनी पड़ती हैं और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन्स पूछे जाएँगे। आपसे पूछा जाएगा न्याय पंचायत की स्थापना संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम की किस धारा में है? तो बस आपको इतना ही बताना है कि 42 में है, ठीक है? एक धारा है 43, क्या है इसमें? पंचों की नियुक्ति और उसका कार्यकाल, ठीक है? एक धारा याद रखो, धारा 44, इसमें क्या है? सरपंच है और सहायक सरपंच है। सहायक सरपंच का निर्वाचन है, बस हो गया। एक धारा याद रखो, धारा है 47, क्या है इसमें? इसमें है पंचों का त्यागपत्र, ठीक? एक धारा याद रखो 49, 49, इसमें क्या है? इसमें है न्याय पंचायत की बेंच। इतनी धाराएँ हैं जो आपको रिवाइज़ करनी है, बस हो गया, ठीक है? न्याय पंचायत की परिभाषा आपसे पूछी जाए कहाँ पर है? 2 के का में है। न्याय पंचायत की स्थापना पूछी जाए 42 में है। न्याय पंचायतों की नियुक्ति पूछी जाए तो 43 में है। सरपंच, सहायक सरपंच का निर्वाचन 44 में है। पंचों का त्यागपत्र 47 में है। न्याय पंचायत की बेंच 49 में है, ठीक है? हाँ, और वापस आओ, ये धारा दी है 2 का गा, 2 का अंगा और 2 का जा। इसमें से एक धारा उठाओ 2 का जा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। रिवाइज़ करो 2 का जा, क्या है? इसमें है ग्राम पंचायत की परिभाषा, ग्राम पंचायत की परिभाषा। 2 का जा, इसको भी याद रखो। क्या है इसमें? वित्त आयोग की परिभाषा, ठीक है? वित्त आयोग की परिभाषा। तो 2 के जा में ग्राम पंचायत की परिभाषा है, 2 के जा में है वित्त आयोग की परिभाषा, ये भी याद रखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये हो गया 70।
निम्नलिखित में से किस विकल्प का संबंध भूमि प्रबंधक समिति से नहीं है? आप जरा पीछे आओ। मैंने पीछे आपको बताया था 3 आर्टिकल्स, 3 धाराएँ, और वो 3 धाराएँ मैंने क्या बताई थी आपको? भूमि प्रबंधक समिति से संबंधित। मैंने एक बताया था 2 का भा, मैंने एक बताया था 28 का का, फिर मैंने बताया था 28 का खा, और फिर मैंने बताया था 28 का गा। ठीक है? ये 4 मैंने धाराएँ आपको बताई थी। इन धाराओं को हटा दीजिए, 2 का भा हटा दीजिए, इसमें परिभाषा है। स्थापना इसको भी हटा दीजिए, भूमि प्रबंधक समिति की स्थापना। गा भी हटा दीजिए। 32 का का है, 32 का का सही उत्तर होगा आपका। क्या है इसमें 32 के का में? मैंने पीछे अभी आपको बताया था, है ना? वित्त आयोग है। ठीक? फिर से समझ लो, 2 के भा में क्या है? 2 के भा में है भूमि प्रबंधक समिति की परिभाषा। 28 के का में क्या है? भूमि प्रबंधक समिति की स्थापना। 28 के गा में क्या है? 28 के गा में है लाइसेंस पट्टा आदि में सदस्य लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसके बारे में पूरा प्रावधान। ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो। 71 निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो ग्राम सभा की बैठकों और कृत्य से संबंधित नहीं है? बताइए भाई, कथन पढ़ो। संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 के अध्याय 3 के धारा 11 का संबंध ग्राम पंचायत की बैठकों से है। क्या ये सही है? तो यहाँ पर देखो आप, एक अध्याय है 3, मैं बात कर रहा हूँ अधिनियम 1947 की। ठीक? एक अध्याय है 3। क्या है इसमें? इसमें है ग्राम सभा की बैठकें और कृत्य। इसी में एक धारा है 11। इसी 11 में कहा गया है ग्राम सभा की बैठकें और कृत्य। बैठकों के लिए कहा गया है कि 1 साल में 2 बैठक कम से कम होनी चाहिए। ग्राम सभा की बात हो रही है, पंचायत की नहीं हो रही है। और 1 साल में जो 2 बैठकें होंगी, वो एक होगी रबी की फसल में और खरीफ की फसल के बाद। और इन बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? तो अध्यक्षता करेगा प्रधान। ठीक है? वापस आओ क्वेश्चन में। तो ये तो सही हो गया आपका पहला वाला कथन। ठीक है? दूसरे में आओ। ग्राम सभा की किसी बैठक की गणपूर्ति की संख्या सदस्यों की संख्या की 1/5 होगी। हाँ, ये भी सही है, ठीक है। प्रत्येक ग्राम सभा की प्रति माह 2 सामान्य बैठकें होती हैं, ये गलत हो गया। प्रति माह नहीं, प्रति साल, प्रति वर्ष। तो कह रहा है कौन-सा सही नहीं है, तो यही वाला गलत हो गया। चौथे में आ जाओ, ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता संबंधित ग्राम पंचायत का प्रधान करता है। ठीक है, ये भी सही है। सी पार्ट हमारा गलत हो गया। ठीक? नेक्स्ट देखो, 72 उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की किस धारा में भूमि प्रबंधक समिति के कार्यों का वर्णन है? तो ये तो मैंने अभी आपको बताया था। 2 का भा, 28 का का, 28 का खा, 28 का गा। 4 आर्टिकल्स हैं जो आपको याद करने हैं। ये चारों आर्टिकल्स आप बार-बार रिवाइज़ करोगे, याद हो जाएँगे। परिभाषा है, स्थापना है और 28 का खा में है ये जो आपसे कहा गया है, कार्य। ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? तो 72 72 का सही उत्तर हो जाएगा 28 का खा। नेक्स्ट देखो, 73 उत्तर प्रदेश में भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष कौन होता है? बताओ भाई। उत्तर प्रदेश में भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ये पूछा है आपसे। प्रधान होता है, विकास अधिकारी होता है, लेखपाल या एसडीएम। तो इसमें ये समझो आप, जो भूमि प्रबंधक समिति होता है, इसका अध्यक्ष होता है प्रधान। जो ग्राम सभा होती है, इसका अध्यक्ष होता है प्रधान। ठीक? जो अ, अगर मैं कहूँ भूमि प्रबंधक समिति का मंत्री कौन होता है? तो आप बताओगे इसका मंत्री होता है लेखपाल। ग्राम पंचायत का मंत्री कौन होता है? तो सचिव जी होते हैं, जो आप लोग बनने वाले हो, है ना? मैं अगर आपसे पूछूं कि जो ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? तो आप बताओगे प्रधान। ठीक? वापस आओ। इसका जो अध्यक्ष होगा वो होगा प्रधान। क्लियर है? भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष प्रधान होता है, जबकि इसका सचिव कौन होता है? सचिव होता है लेखपाल। कंफ्यूज नहीं होता है? सचिव लेखपाल होता है। अगर वहीं ये पूछ दे कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो होता है ग्राम पंचायत अधिकारी। ठीक है? नेक्स्ट देखो, 74 उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत द्वारा संगठित किसी समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? बताओ भाई। ये अच्छा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में जो ग्राम पंचायत के द्वारा गठित कोई समिति होती है, तो उसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? ये पूछ रहा है आपसे। देखो, जो समिति होती है, उसमें टोटल मेंबर्स आपसे पूछे जा रहे हैं।
मैं बात कर रहा हूँ अधिनियम 1947 की। अधिनियम 1947 में एक धारा है 29। भूलना नहीं है, कुछ धाराएँ। जैसे 29 में मैंने पीछे आपको बताया था जो पहला सेट करवा रहा था, उसमें 29 में समिति है। 30 में क्या है? 30 में हो जाती है संयुक्त समिति, है ना? तो कुछ कोड हैं जो याद रखिएगा। तो धारा 29 में क्या है? 29 में है समितियाँ, समितियाँ। अच्छा, इसी 29 धारा में लिखा है कि इन समितियों में एक होगा सभापति प्लस 6 होंगे अन्य सदस्य। टोटल कितने हो गए? 7 हो गए। आ गया आंसर। अच्छा, इन्हीं समितियों में एक महिला का आरक्षण भी कहा गया है, एक एससी-एसटी का भी आरक्षण होगा और एक ओबीसी का भी आरक्षण होगा। तो ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ, ठीक है? 29 में हो गया समितियाँ, तो मुझे बताओ धारा 30 में क्या है? इसमें है संयुक्त समिति। रिवाइज़ किया करो तुरंत, है ना? अगर रिवाइज़ नहीं करोगे तो फिर चीज़ें आप भूलने लगोगे। तो पहली प्रायोरिटी है अब कि अब आप जितना भी सिलेबस पढ़ चुके हो, अब आप रिवाइज़ करो मैक्सिमम। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत द्वारा संगठित किसी समिति में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? 1 सभापति और 6 मेंबर्स अन्य यानी कि टोटल हो गए 7, ठीक? और इन 7 का वर्णन कहाँ है? धारा 29 में। आप 29 को पढ़ लीजिएगा, वहाँ पर 7 का ही ज़िक्र किया गया है। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की किस धारा में ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख है? बताओ भाई, ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख कहाँ पर है? धारा है, ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख पूछा है ना? 14 है, 18 है, 16 है, धारा है 12, यही सही है। धारा 12। और इसी में जब आप धारा 12 में जाओगे, धारा 12 क्लॉज़ 1 में जब आप जाओगे, तो इसमें कई सारे सब क्लॉज़ दिए गए हैं। का, खा, गा, घा वगैरह, वगैरह। तो इनमें धारा 12 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें भी आपको रिवाइज़ करना है ना? क्या-क्या है इसमें? सबसे पहले धारा 12 के क्लॉज़ 1 के सब क्लॉज़ का, इसमें क्या है? ग्राम पंचायत की या ग्राम पंचायत का संगठन, ठीक? दूसरे नंबर पर और क्या है इसमें धारा 12 के क्लॉज़ 1 में? इसमें है प्रत्येक ग्राम पंचायत प्रत्येक ग्राम पंचायत एक निगमित निकाय होगी। ये निगमित निकाय क्या होता है? मैंने इसको आपको डिटेल में बताया हुआ है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि प्रत्येक ग्राम पंचायत एक निगमित निकाय है, इसका वर्णन कहाँ पर है? तो आप बताओगे धारा 12 के क्लॉज़ 1 में, ठीक है? सब क्लॉज़ खा है, लेकिन क्लॉज़ 1 इतना ही आप याद रखो, इतना पर्याप्त होगा आपके लिए। सब क्लॉज़ गा में क्या है? इसमें कहा गया है कि अगर गाँव में संख्या 1000 है, आबादी 1000 तो वहाँ से 9 सदस्यों का निर्वाचन होगा। 1000 से लेकर 2000 अगर आबादी है, तो 11 सदस्यों का निर्वाचन होगा। 2000 से लेकर अगर 3000 आबादी है, तो 13 सदस्यों का निर्वाचन होगा और 3000 से अगर ज़्यादा आबादी है, तो 15 सदस्यों का निर्वाचन होगा। ये भी लिस्ट मैंने आपको बताई थी, है ना? इस लिस्ट को याद रखिएगा, 1000 से शुरुआत करो और इधर 9 लिख लो। इतना केवल याद करना है आपको। इसके बाद आप एक-एक करके बढ़ाते जाओ। इधर 1 बढ़ाओ, इधर 2 बढ़ाओ। ये 2000 हो गया, 1000 से 2000 11 सदस्य। यहाँ 2000 से 3000 हो गया, 13 सदस्य। 3000 से ज़्यादा हो गया तो 15 सदस्य। बस हो गया। इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है? क्लियर हुआ? अच्छा, अब इसमें देखो ज़रा वापस आओ क्वेश्चन में। इसमें एक धारा दे रहा है 14, 18 और 16। 14, 18, 16 भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें धारा 14 काफ़ी महत्वपूर्ण है। रिवाइज़ करो ज़रा इसमें मैंने क्या बताया था आपको 14 में? इसमें मैंने आपको बताया था प्रधान का हटाया जाना, ठीक? 18 में मैंने क्या बताया था? सफाई में सुधार होना। ख़ैर ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप इस पर ध्यान मत दीजिएगा। 16 में मैंने क्या बताया था? ऐसे कृत्य जो किसी ग्राम पंचायत को अनुदेशित किए जाएँ। तो ये भी आप इनको छोड़ सकते हो। लेकिन ये दोनों धाराएँ आप याद रखिए और ख़ास तौर से 12 के जो सब क्लॉज़ हैं, सब क्लॉज़ पर्टिकुलर मत याद रखिए लेकिन सब क्लॉज़ के अंदर जो बातें दी गई हैं, उन्हें याद रखिए। ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो 76 क्वेश्चन में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12 के 3 क में पंचायतों का कार्यकाल कितना वर्णित है? बताओ। पंचायतों का कार्यकाल आमतौर पर 5 साल का होता है। लेकिन अगर आपसे धारा पूछ दे कि 5 साल का कार्यकाल कहाँ पर है? तो ये धारा याद रखोगे आप। 3 का 12 का 3 का, ठीक है? और इसी धारा में कहा गया है कि जब पहली बैठक होगी, फर्स्ट सिटिंग पहली बैठक की नियत तारीख से 5 साल तक का इसका कार्यकाल होता है। ठीक? पहली बैठक से। आंसर होगा 5 साल। नेक्स्ट देखो 77 उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की किस धारा में ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन है? ग्राम पंचायत के कार्य कहाँ हैं? 15 में।
कितनी बार मैं बता चुका हूँ, अब याद हो चुका होगा आपको, ठीक है? ये धारा 9 है, 9 में क्या है? 9 भी रिवाइज़ करो तुरंत। 9 में मैंने क्या बताया था आपको? 9 में मैंने बताया था निर्वाचक नामावली, यानी कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली का वर्णन कहाँ पर मिलता है हमें? धारा है 9, ठीक है? और इसी में एक धारा और याद रखो, काफ़ी महत्वपूर्ण है, धारा 9 का का। 9 के का में क्या है? मत देने का अधिकार। रिवाइज़ करो अब, पढ़ाई-लिखाई ठीक-ठाक हो चुकी है। धारा 9 के का में क्या है? मत देने का अधिकार। बात समझ गए? वापस आओ। तो किस धारा में ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन है? ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन है 15। अच्छा मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ ग्राम पंचायत के मैंने टोटल कार्य कितने बताए थे? टोटल कार्य कितने बताए थे? 15, 20, 30, 35 या 29? 29 बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है? ग्राम पंचायत के टोटल कार्य। ध्यान दीजिएगा, अनुसूची 11 के अनुसार नहीं, अधिनियम 1947 के अनुसार मैं कार्य पूछ रहा हूँ, ठीक है? अधिनियम 1947 के अनुसार ग्राम पंचायत के टोटल कार्य कितने वर्णित हैं धारा 15 में? ठीक? बताइए कमेंट बॉक्स में। 77 हो गया? 78 देखो। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की किस धारा में उल्लेख है कि राज्य सरकार पंचायत क्षेत्र की घोषणा कर सकती है? सिंपल सा क्वेश्चन है। धारा 9 में अभी मैंने क्या बताया था रिवाइज़ करो ज़रा। धारा 9, 9 में क्या बताया था? 9 में बताया था निर्वाचक नामावली, ठीक? 12 का, इसमें क्या है? 12 का में और 8 में क्या है और 11 के चा में क्या है? बताइए। ये जो राज्य सरकार पंचायत क्षेत्र की घोषणा कर सकती हैं, इसका वर्णन कहाँ है? इसका वर्णन आपको मिलता है 11 के चा में। 11 के चा में है क्या? पंचायत क्षेत्र की घोषणा। प्रश्न ये है कि कौन करता है? तो आप बताओगे राज्य सरकार करती है। पंचायत क्षेत्र की घोषणा कौन करता है? राज्य सरकार करती है। किसी पंचायत क्षेत्र में गाँवों को सम्मिलित करना हो, राज्य सरकार का अधिकार है। पंचायत क्षेत्र के नाम में परिवर्तन करना हो, तब भी किसका अधिकार है? राज्य सरकार का अधिकार है। पंचायत क्षेत्र को खत्म कर देना हो, पंचायत क्षेत्र रह ही नहीं गया है, तब भी किसका अधिकार है? राज्य सरकार का अधिकार है। तो कुल मिला के राज्य सरकार के पास ये अधिकार है कि पंचायत क्षेत्र की घोषणा करे। किस धारा के तहत? धारा है 11 का 4, ठीक? 79 देखो, प्रत्येक ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत के लेखों की परीक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सी धारा है जो संबंधित है? बताइए। संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम को आधार मानते हुए बताना है आपको। प्रश्न एक बार फिर समझो। ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत के लेखों की परीक्षा के संबंध में कौन-सी धारा है जो संबंधित है? कौन-सी धारा है जो लेखों की परीक्षा से संबंधित है? धारा 40 है, 41 है, 42 है या फिर 5 है? लेखा देखो 40 को उठाओ, 40 में दिया है लेखा परीक्षा। लेखा परीक्षा, ठीक? 41 में क्या दिया है? 41 में दिया है ग्राम पंचायत का बजट। बजट, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि क्या-क्या, कहाँ-कहाँ दिया है। 42 में बताओ, मैं पीछे बता चुका हूँ आपको। न्याय पंचायत की स्थापना, ठीक? 5 को आप हटा दो और 5 हालाँकि निरसित है, लेकिन 5 का का, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखो। धारा 5 के का में क्या है? ग्राम पंचायत के सदस्यों की अनर्हता, ठीक है? इसको भी याद रखो। तो 4 धाराएँ आपको याद रखनी है यहाँ से। लेखा और वित्त परीक्षा या लेखा परीक्षा के बारे में कहाँ वर्णन है? 40 में और वही आपसे प्रश्न पूछ रहा है। ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत के लेखा परीक्षा के संबंध में कौन-सी स धारा संबंधित है? आंसर होगा 40, ठीक? ग्राम पंचायत का बजट कहाँ है? 41 में, न्याय पंचायत की स्थापना कहाँ है? 42 में, याद रखो। नेक्स्ट देखो, संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 50 के तहत किसी पंच की अगर मृत्यु हो जाए और उसका पद रिक्त हो जाए, तो उसके कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ग्राम पंचायत के तत्कालीन सदस्यों में से किसी भी व्यक्ति को किसके द्वारा नियुक्त कर दिया जाएगा एज़ अ पंच? किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? वेद प्राधिकारी, सरपंच, न्याय पंचायत के पंच के द्वारा या नन ऑफ दीज़? आंसर होगा विहित प्राधिकारी, ठीक है? तो ये 80 का हो जाएगा हाँ, पहला वाला। तो ये हमारा सेट नंबर तीसरा है 1947 अधिनियम का। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।